हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 10। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 10वां वीडियो है और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ने हैं जल के रासायनिक गुण। कल हमने जल के बारे में बेसिक बातें करी थी और जल के भौतिक गुण भी पढ़े थे। आज हमें पढ़ने हैं जल के रासायनिक गुण। तो आप अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो जल के रासायनिक गुण। नोटबुक पे हेडिंग लिख लो अपनी जल के रासायनिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो जल के रासायनिक गुण हमें पढ़ने हैं और इसमें कुछ खास या इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो देखते हैं जल के रासायनिक गुण में सबसे पहला गुण हमें पढ़ना है नंबर 1। सबसे पहला हमें गुण पढ़ना है अपघटन। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। कि जल का अपघटन कैसे होता है? ऐसा होता है कि आप एक बड़े से बर्तन में जल भरो, ये लिख दिया मैंने 2H2O, और कैथोड और एनोड लगाओ और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। कैथोड एनोड लगा के क्या प्रवाहित करनी है? विद्युत धारा। ठीक है, तो आप तीर के ऊपर लिख सकते हो विद्युत अपघटन। तीर के ऊपर लिख सकते हो विद्युत अपघटन। पर जल के विद्युत अपघटन करने के लिए कुछ शर्तें हैं। शर्त यह है कि यदि आपको जल का विद्युत अपघटन करना है तो वहाँ तनु अम्ल उपस्थित होना चाहिए, यानी थोड़ी सी मात्रा तनु अम्ल की भी होनी चाहिए जल के अंदर। यानी माध्यम कैसा होना चाहिए? अम्लीय। और ताप भी उसका उच्च होना चाहिए, उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। तो यदि आप जल का तनु अम्ल की उपस्थिति में उच्च ताप पर विद्युत अपघटन करते हो तो जल टूट जाता है 2H2 प्लस O2 में, ऐसे। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है 2H2 और O2। इसे कहते हैं जल का विद्युत अपघटन। ठीक है, उसके बाद दूसरा रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ साथ लिखा करो। और एक चीज़ और भी है, यदि आपको लगता है कि वीडियो का स्पीड स्लो है तो आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा लिया करो अपने। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। जल एक ऑक्सीकारक की भांति भी कार्य करता है, यानी कुछ पदार्थों का या दूसरे पदार्थों का क्या कर सकता है? ऑक्सीकरण। जैसे मैं कहूँ कि ये सोडियम है मेरे पास 2Na और इसका रिएक्शन हम कराएंगे जल के साथ। ये लिख दिया HOH, HOH, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगी ये गैस। कौन सी गैस निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। और 2Na और 2OH, क्या बनेगा बताओ? 2NaOH बनेगा ना, 2NaOH। भाई 2Na है, 2OH है, 2NaOH बनेगा। और ये कौन सी गैस निकली? H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी अलग। तो यहाँ एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ सोडियम अकेला था तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 0। और यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +1। तो यूँ बताओ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? बढ़ी है ना। और सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है तो इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है। और सोडियम का ऑक्सीकरण किसने किया है? जल ने। इसका मतलब जल एक ऑक्सीकारक की भांति भी व्यवहार करता है। ठीक है, इसी तरीके से आप मैग्नीशियम का रिएक्शन भी लिख सकते हो। मैग्नीशियम धातु की
यदि आपने जल के साथ रिएक्शन करा दी, ये है जल, ठीक है, इसके साथ यदि मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से भी कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। तो यहाँ MgOH का होल ट्वाइस बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2। अब इन दोनों रिएक्शंस के कारण और भी हैं। देखो यहाँ तो मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ OH की -1 होती है और 2 OH हैं, दोनों की मिला के हो जाएगी -2। -2 को ख़त्म करने के लिए Mg की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2। तो इस रिएक्शन में Mg की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई है, और यदि Mg की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है इसका मतलब Mg का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। देखो इन दोनों रिएक्शन में आप इन्हें कई तरीके से सीख सकते हो। यदि आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के हिसाब से चलोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले रिएक्शन में सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, और हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को हटा देगा। तो जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे जल से हाइड्रोजन को हटा देती हैं और अम्लों से भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं या हटा देती हैं। तो सोडियम भी और मैग्नीशियम ये दोनों विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, इसलिए दोनों ने ही हाइड्रोजन को क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित कर दिया। ये हाइड्रोजन गैस निकल गई दोनों में, ठीक है। या तो इस तरीके से समझ लो, या फिर इस तरीके से समझ लो कि ये है धातु, और धातु क्या होती हैं, धातु का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि धातु की प्रकृति होती है अपचायक प्रकृति। मैंने आपको पहले भी समझाया, जितनी भी धातुएं हैं वे अपचायक प्रवृत्ति की होती हैं। जब विद्युत रासायनिक श्रेणी भी हम पढ़ रहे थे तो मैं पढ़ा रहा था कि यदि धातु की क्रियाशीलता देखनी हो तो आप देख लो कि कोई धातु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है। यदि धातु की क्रियाशीलता देखनी हो तो आप देख लो कि कोई धातु उसका ऑक्सीकरण कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। यदि किसी धातु की क्रियाशीलता देखनी है तो आप देख लो उसका अपचयन कितने अच्छे, वो कितना अच्छा अपचायक है, यानी उसका ऑक्सीकरण होगा तो दूसरों के लिए तो अपचायक ही होगा वो। तो क्रियाशीलता कह दो या अपचायक क्षमता कह दो या इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कह दो, तीनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। जो धातु ज्यादा क्रियाशील होगी उसकी अपचायक क्षमता भी ज्यादा होगी और उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी ज्यादा ही होगी। तो यहाँ आप इस हिसाब से भी चल सकते हो कि धातु है, अपचायक है, और अपचायक है तो इसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ, Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +1 होगी, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप सीख सकते हो। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले रासायनिक गुण बताता हूं फिर आपको। लिख लो बेटे, लिख लिया, ठीक है। तो हमने एक तो पढ़ा अपघटन और एक पढ़ा ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। आपको ध्यान रखना है कि जल उन धातुओं का ऑक्सीकरण करता है जो अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जल से ऊपर रखी हुई हैं, H2 हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यूं मान लो बस हाइड्रोजन से ऊपर हैं, उन सब का क्या करेगा, ऑक्सीकरण कर देता है। या फिर आप कह सकते हो जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं उनका ऑक्सीकरण कर देता है जल। अब तीसरा रासायनिक गुण अपचयन अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं। अच्छा, अपचयन अभिक्रियाएं जो अधातु होती है ना, अधातु, भाई अधातु की आदत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसका खुद का क्या होगा, अपचयन, और वो दूसरों के लिए क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो अधातु होती हैं ऑक्सीकारक और धातु होती हैं अपचायक। ध्यान रखना इस चीज का, जो अपचायक हैं उनका तो ऑक्सीकरण होना है और जो ऑक्सीकारक हैं यानी अधातु उनका अपचयन होना है। तो यहां हमने लिखा है अपचयन अभिक्रियाएं। तो जल अपचयन किसका करेगा, अधातुओं का। जैसे 2F2, यह फ्लोरीन तो अधातु है, इसका रिएक्शन जब जल के साथ हम करते हैं 2H2O के साथ तो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से,
4 तो हैं F और 4 ही है H। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 HF बनेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस गैस देखो O2, ऑक्सीजन गैस निकलेगी साथ में। अब देखो ध्यान से, यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, अकेला था, और यहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखो हाइड्रोजन की +1 है तो फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी -1। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 हुई, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट गई है। और यदि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो फ्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन। अपचयन हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है अपचयन अभिक्रियाएं। तो यहाँ आप लिख सकते हो अधातुओं का, यहाँ लिख सकते हो कि अपचयन किसका करता है, जल अधातुओं का अपचयन करता है, ठीक है, अधिक क्रियाशील अधातुओं का। और यदि वहाँ पहले आपने जो हेडिंग लिखा था ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, उसमें आप सामने लिख सकते हो एक शब्द में धातुओं का ऑक्सीकरण करता है। धातुओं का तो करेगा ऑक्सीकरण और अधातुओं का करेगा अपचयन। कौन करेगा, जल। जैसे एक रिएक्शन देख लो, अच्छा ये रिएक्शन आपकी पहले पढ़ी हुई है, 6CO2 + 12 H2O इज इक्वल टू C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड हैं और जल के अणु भी बनेंगे यहाँ कुछ। देखो इस रिएक्शन को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें क्या होता है, ये 12 जल के अणु, CO2 तो इधर थी, जल के अणु बनेंगे 12 और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। जल के अणु 6 तो इधर लिखूँगा मैं, हाँ ठीक है, और ऑक्सीजन गैस बनेगी यहाँ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इस रिएक्शन को जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है, मैंने पढ़ा रखा है इस रिएक्शन को, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो हरे पेड़ पौधों में होती है भोजन बनाने के लिए। देखो 6CO2 + 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6, ग्लूकोज बना, जल भी बना और ऑक्सीजन भी। देखो कुछ बुक्स में लिखा होता है यहाँ तो 12 जल के अणु है, यहाँ 6, तो यहाँ से घटा के यहाँ 6 H2O ही लिखे होते हैं। 6CO2 + 6H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों तरफ जल के अणु क्यों लिए, इस चीज़ को मैंने आपको समझा रखा है अच्छे तरीके से। NCERT का क्वेश्चन है ये एक, ठीक है, पिछले यूनिट्स में हमने इसे डिस्कस किया था। वास्तविकता में ऑक्सीकरण अपचयन वाला जो यूनिट था, रिडॉक्स रिएक्शन वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि दोनों तरफ ही क्यों लिख रखा है H2O। कराया था ना ये क्वेश्चन, याद होगा आपके। अब देखो चलो उस क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कस करते नहीं है, इसमें तो सिर्फ इतनी बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और यहाँ क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, अपचयन। क्या हो जाता है, अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ ग्लूकोज में। अब आप इसे कैसे चेक करोगे, देखो इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन थे, एक कार्बन के पास कितने ऑक्सीजन है, एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है। बताइए यहाँ 6 कार्बन के पास 6 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन के पास 1 ही ऑक्सीजन है, ऐसे भी देख सकते हो आप। तो यहाँ तो एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ तो एक कार्बन के पास 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा घटी है। और ऑक्सीजन की मात्रा घटी है तो इसका मतलब क्या हुआ है, अपचयन। या तो ऐसे देख लो, और नहीं तो फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। आप ऑक्सीकरण संख्या तो निकाल सकते हो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखोगे तब भी आपको पता चलेगा कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। और ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन। तो जल ने CO2 का ग्लूकोज में क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। क्लियर बात। देखो कैसे, यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2 होती है, पर ये 2 ऑक्सीजन है तो मिला के कितनी हो जाएगी, -4। -4 को कैंसिल करने के लिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +4 है। अब यहाँ कार्बन की देखनी, 6 है कार्बन X वाले, 12 हैं हाइड्रोजन +1 वाले, और 6 हैं ऑक्सीजन -2 वाले इज इक्वल टू 0। थोड़ा करके देख लें रफ वर्क। 6x प्लस की प्लस में गुणा प्लस, 12 एकम 12, प्लस माइनस माइनस, और 6 दूनी 12 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया। 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/6। 0/6 तो 0 ही होता है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0 आया।
तो यहाँ तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, वहाँ 0 है। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, घटा है। और जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर किसी पदार्थ के किसी स्पेशल तत्व का घटता है तो उसका क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ अपचयन हुआ है। तो अपचयन अभिक्रियाएं भी दिखाता है जल। ठीक है, तो ज़्यादातर अधातुओं का अपचयन करता है। फ्लोरीन भी अधातु है और कार्बन भी क्या है, अधातु। अब आते हैं चौथे रासायनिक गुण पे, नंबर 4। चौथा रासायनिक गुण, जल अपघटन अभिक्रियाएं। जल अपघटन, जल अपघटन अभिक्रियाएं। अब जल अपघटन अभिक्रियाओं की बात कर रही है। देखो, जैसे मान लो हमारे पास SiCl4 है और इसका रिएक्शन हमने कर दिया जल के साथ 2H2O, तो इसका जल अपघटन होगा, ये 4Cl और 4H ये निकल जाएंगे, तो 4HCl निकलेगा। यहाँ लिख दिया 4HCl। देखो 4 तो Cl थे, 2 दूनी 4 ही H थे, 4HCl। अब O कितने बचे हैं, 2, और Si बचा है 1, तो यहाँ बनेगा Si 1 बचा है और O 2, SiO2 बनेगा, जिसे आप कहते हो सिलिका। क्या कहते हो, सिलिका है ये, सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे सिलिका भी कहते हैं। तो ये जल अपघटन हुआ। यदि आप सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड को पानी में घोल दोगे तो आपको सिलिका मिल जाएगा, जल अपघटन होगा इसका। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बाइड है आपके पास, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड। CaC2 को यदि आपने पानी में घोल दिया, ये पानी में घोल दिया, पानी में घोलने से क्या होगा, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे। पहले तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हो बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, और ये है C2H2। C2H2 पता है ना, C2H2 का आपको? C2H2 गैस होती है ना, कौन सी गैस है ये बताओ? एसिटिलीन गैस है। उसके बाद Al4C3, एल्यूमिनियम कार्बाइड या एल्यूमिनियम ट्राई कार्बाइड। जब इसका रिएक्शन जल के साथ करोगे आप, जल के 12 अणुओं के साथ, तो क्या होगा, इसका भी जल अपघटन हो जाएगा, ये भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, यहाँ से तो एल्यूमिनियम निकलेंगे, यहाँ से तो चारों एल्यूमिनियम, और इसमें कितने OH हैं, 12 तो H हैं, 12 ही OH हैं, तो 4 तिया 12। आपको पता है इसकी संयोजकता 3 होती है और OH जो है उसकी संयोजकता 1 होती है। OH के ऊपर 1 इकाई ऋणावेश होता है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, चलो समझने के लिए 12 HOH लिखता हूँ मैं, HOH। तो यहाँ से 4 तो Al और 12 OH, तो यहाँ बन जाएगा 4AlOH का होल थ्राइस। कैसे बना, देखो 4 एल्यूमिनियम है, हाँ 4 एल्यूमिनियम है, 12 OH हैं, 4 तिया 12 OH हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही बनता है AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि इसकी संयोजकता तो 3 है और इसकी 1 है, तो एक संयोजकता तो यहाँ लिखी, 3 यहाँ लिखी, संयोजकता के हिसाब से बनाया। अब हमारे पास क्या बचा बताओ, अब हमारे पास बचा है कार्बन तो बचे हैं 3 और हाइड्रोजन बचे हैं 12, 3 चौक 12। देखो CH4 बनेगा, 3 बनेंगे CH4, 3 चौक 12 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, मीथेन गैस बनेगी। वहाँ एसिटिलीन गैस बनी, ऊपर वाली कौन सी गैस है, एसिटिलीन, ये मीथेन है। ठीक है, लिख लेना नाम आप, एसिटिलीन और ये मीथेन। इसी तरीके से यदि आप फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, ठीक है, P2O5 भी लिख सकते हो इसे, इसका रिएक्शन कराओगे जल के साथ, यहाँ लिख दिया 6H2O इज इक्वल टू, तो क्या होगा, तो भी हमारे पास बनेगा 4H3PO4 बनेगा, 4H3PO4। ठीक है, देखो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 4 तिया 12 हाइड्रोजन, फास्फोरस 4 हैं, ये रहे 4 फास्फोरस, ऑक्सीजन 10 और 6 16 हैं, देखो 4 चौक 16 ऑक्सीजन है। ठीक है,
जल्दी से पॉज करके लिखो। ये रिएक्शन आ सकते हैं पेपर में, इनमें से ये आने चाहिए, मुख्य मुख्य रिएक्शन है ये, जल अपघटन अभिक्रियाएं। जल्दी से पॉज करके लिखो, अगले रासायनिक गुण बताता हूँ फिर। पॉज करके लिखो जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है, चलो अब अगले रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम। जल अपघटन भी हमने कर लिया। जल अपघटन का मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ को जल में घोल दिया जाता है तो वो पदार्थ जल के साथ अभिक्रिया करके टूट जाता है। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाता है? टूट जाता है 2 या 3 हिस्सों में, जिससे नए प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, नए उत्पाद हमें मिलते हैं। इसे कहते हैं जल अपघटन। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, पांचवा रासायनिक गुण, ऑक्साइडों पर प्रभाव। ऑक्साइडों पर प्रभाव। ऑक्साइडों पर क्या प्रभाव पड़ता है जल का? जैसे आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है SO3, इसके ऊपर यदि जल का रिएक्शन आप कराओगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? योगात्मक अभिक्रिया होगी। H कितने हैं? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 1 4, H2SO4 बन जाएगा। पता है ना आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरीके से यदि Cl2O7 है, इसे कहते हैं क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड या क्लोरीन 7th ऑक्साइड। ध्यान रखना, हेप्टा ऑक्साइड है ये। हेप्टा 7 को कहते हैं ना। यदि इसके ऊपर आपने जल का रिएक्शन करा दिया तो यहाँ भी योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ बन जाएगा 2HClO4। देखो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 Cl 2 Cl, 2 चौक 8 ऑक्सीजन, 7 और 1 8 ऑक्सीजन, ये HClO4 बनेगा। इसे कहते हैं क्लोरस एसिड। यहां लिख देता हूं, क्लोरस एसिड, इसे क्लोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन करा दोगे तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करेगा। 2 हैं H, नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 और 1 6, 2 3 6, देखो 2 3 6 ऑक्सीजन, HNO3 बनेगा। नाम तो पता है ना आपको इसका, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ये नाम आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ये है नाइट्रिक एसिड, या आप इसे हाइड्रोजन नाइट्रेट भी कह सकते हो। और ऊपर तो पता सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये होता है ऑक्साइडों पर प्रभाव। अब आते हैं नंबर 6 पे, छठे रासायनिक गुण पर, उभय धर्मी प्रकृति। यानी जल अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और क्षार की तरह भी व्यवहार कर सकता है। अम्ल और क्षारक दोनों की भांति, एसिड एंड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है जल। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। यदि आपके पास H2O है, और चलो H2O के 2 अणु बनाता हूँ मैं, तो दोनों अणु जब H2O के आपस में रिएक्शन करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक अणु तो एसिड की तरह बिहेव करे और एक बेस की तरह बिहेव करेगा। जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, और यदि इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया, H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या बचेगा? यहाँ OH नेगेटिव बचेगा, और इसने H पॉजिटिव लिया तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो जिसने प्रोटॉन दिया है वो तो एसिड है और जिसने प्रोटॉन लिया है वो बेस है तो दोनों ही जल के अणु। तो जल जो है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। मान लो मेरे पास HCl है और HCl को मैंने पानी में घोल दिया, तो पानी में घोलने से क्या हो सकता है?
हो सकता है ऐसा कि भाई यहाँ से H पॉजिटिव इधर चला जाए, क्या चला जाए, H पॉजिटिव जाएगा ही, ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, H पॉजिटिव तो रिलीज करेगा ही, तो यहाँ क्या बचेगा, Cl नेगेटिव बचेगा। Cl नेगेटिव ही तो बचेगा जब इसने H पॉजिटिव छोड़ दिया अपना, और यहाँ क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। अब बताओ इसने प्रोटॉन दिया, ये तो एसिड है, पर H2O ने प्रोटॉन लिया, तो यहाँ ये H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, क्षारक की तरह व्यवहार कर रहा है। और यदि मैं कहूँ इस रिएक्शन को देखो कि आपके पास H2O है और इसका रिएक्शन आप करा रहे NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से H पॉजिटिव इधर चला जाए। कौन जा रहे हैं बार बार, H पॉजिटिव, ध्यान रखना, H पॉजिटिव कह दो या प्रोटॉन कह दो ऐसे। तो यहाँ क्या बचेगा, H पॉजिटिव यदि यहाँ से निकला, OH नेगेटिव बचेगा, प्लस यहाँ H पॉजिटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब इसने H पॉजिटिव दिया है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है, एसिड। तो यहाँ हम लिखेंगे एसिड की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, एसिड की तरह। तो इसका मतलब ये है कि जल की प्रकृति उभयधर्मी होती है, एम्फोटेरिक। कभी एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और कभी बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा जल्दी से पोज करके लिखो, अगले गुण बताता हूँ फिर आपको जल के। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमने पढ़े 6 रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुण में जो हम छोटे छोटे रिएक्शंस कर रहे हैं ना बेटे, ये रिएक्शन आपको आने चाहिए, इनकी ज़रूरत पड़ती है कहीं भी एग्ज़ाम में, तो ये पूछे ही जा सकते हैं, पर वैसे भी इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि अभी हमने सीखा कि जल उभयधर्मी प्रकृति होती है, जल अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और क्षारक की तरह भी व्यवहार कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बहुत। चलो खैर लिखते हैं हेडिंग नंबर 7, 7वां रासायनिक गुण, क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल का मतलब होता है कि बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जिनमें जो क्रिस्टलीय यौगिक हैं और उन यौगिकों में जल के भी कुछ अणु उपस्थित होते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टलीय जल। जो जल के अणु किसी यौगिक के साथ उपस्थित हों या क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित हों। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि क्रिस्टलीय जल का मतलब होता है क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित जल। क्रिस्टलीय पदार्थ तो दुनिया भर के होते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का फार्मूला तो पढ़ रखा है, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो फिटकरी के तो क्रिस्टल होते हैं, उसमें जल के अणु हैं। तो ऐसे जल के अणु जो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित होते हैं, उन जल के अणुओं को हम कहते हैं क्रिस्टलीय जल, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलीय जल है ना, ये 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार हैं इसके। किसके हैं 3 प्रकार क्रिस्टलीय जल के? इसमें जो पहला प्रकार है A, उसे हम कहते हैं उपसह संयोजित जल। उपसह संयोजित जल। अब ये उपसह संयोजित जल क्या है? वैसे तो मैं क्लास 12th में इसके बारे में डिस्कस करूँगा जब आप इस यूनिट को पढ़ोगे, उपसह संयोजक यौगिक को। उपसह संयोजित जल ऐसा होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई उपसह संयोजक यौगिक है CrH2O होल 6Cl3, ये एक उपसह संयोजक यौगिक है। इस यौगिक में आप देख रहे हैं कि क्रोमियम है, धातु का परमाणु, उसके चारों तरफ 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं। ये 6 जल के अणु इसके साथ जुड़े हुए हैं उपसह संयोजक बंध के द्वारा। हर एक जल का अणु एक उपसह संयोजक बंध बना रहा है क्रोमियम के ऊपर, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर। तो इस तरीके से जब किसी उपसह संयोजक यौगिक में जल के अणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, देखो कैसे, यहाँ क्रोमियम तो होगा इस तरह बीच में, और जल के अणु 6 इस तरीके से जुड़े होंगे, 1 2 3 4 5 6, हर एक जगह एक जल का अणु होगा इस तरीके से, और वो उपसह संयोजक बंध बना रहा होगा क्रोमियम के ऊपर।
यहाँ भी एक जल का अणु होगा, वो भी क्रोमियम के ऊपर उपसह संयोजक बंध बना रहा होगा। आपको पता है ना, उपसह संयोजक बंध की खासियत ये होती है कि उपसह संयोजक बंध में तीर की दिशा दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर होती है। तो ये सारे दाता परमाणु हैं, 6 के 6। अब दाता परमाणु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकते हो किसी को। तो इनमें से हर एक ने एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्रोमियम को दिया है, क्योंकि जल के पास इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। यदि जल की संरचना आप देखोगे तो ऐसी होती है जल की संरचना, H2O, और इसके पास यहाँ पड़े होते हैं 2 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े, जिन्हें आप कहते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये लोन पेयर किसी को दे सकता है ना, ये लोन पेयर किसी को दे सकता है। तो इसने एक लोन पेयर, सबने एक एक लोन पेयर दिया क्रोमियम को, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो जब किसी उपसह संयोजक यौगिक में जल के अणु केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे जल के अणुओं को हम क्या कहते हैं? जो हेडिंग लिखा हुआ है उपसह संयोजित जल। क्या? उपसह संयोजित जल। तो उपसह संयोजक यौगिक है, उपसह संयोजक बंध बना रहे हैं जल के अणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, ये लिगेंड्स की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लिगेंड्स की तरह। ठीक है, तो ये तो होता है उपसह संयोजित जल। उसके बाद नंबर बी, दूसरे प्रकार का जल जो होता है उसे कहते हैं अंतराकाशी जल। अंतराकाशी जल। अंतराकाशी जल क्या होता है कि कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ ऐसे हैं जिनके कणों के बीच में जो खाली जगह है ना, अंतरा परमाणवीय अवकाश कह दो या अंतराकाश कह दो, उस अंतराकाश में जल के अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है BaCl2, बेरियम क्लोराइड का जो क्रिस्टलीय रूप है उसमें एक अणु के साथ 2 जल के अणु उपस्थित होते हैं। और ये 2 जल के अणु कहाँ हैं? जल के अणु कहाँ हैं? मैंने आपको बताया कि जो आपके कण हैं बेरियम क्लोराइड के, जो पार्टिकल्स हैं, क्या होंगे? परमाणु तो होंगे, इसमें अणु परमाणु होंगे। तो उन अणु परमाणुओं के बीच में जो अंतराकाश होता है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह में जल के अणु होंगे और उस खाली जगह को हम अंतराकाश कहते हैं। यदि किसी क्रिस्टल में जल के अणु अंतराकाश में उपस्थित होते हैं, जैसे इसमें है बेरियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट में, तो ऐसे जल के अणुओं को या ऐसे क्रिस्टलीय जल को हम कहते हैं अंतराकाशी जल। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो प्रकार है अंतराकाशी जल के बाद तीसरा जो प्रकार है क्रिस्टलीय जल का, वो होता है हाइड्रोजन आबंधी जल। हाइड्रोजन आबंधी यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन आबंधी जल। अब ये हाइड्रोजन आबंधी जल क्या है? इसका एग्जाम्पल, ये तो इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। चलो, हम नॉर्मली क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट का जब फार्मूला लिखते हैं ना, CuSO4 × 5H2O लिखते हैं, ये क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है। पर इसकी सच्चाई पता क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि ये 5 के 5 जल के अणु एक तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं इसके साथ। ये 5 में से 4 जल के अणु तो ऐसे जुड़े हुए, देखो मैं बताता हूँ, CuH2O का होल 4 SO4, मतलब 5 में से 4 जल के अणु तो हैं ये वाले उपसह संयोजित जल। 4 जल के अणु तो केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर के साथ उपसह संयोजक बंध बना के रखते हैं। तो मैं इन 4 जल के अणुओं को तो कहूँगा उपसह संयोजित जल। हैं यहाँ 5। एक जल का अणु इस सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बंध बनाकर जुड़ा होता है। सुन लो इस बात को कान खोल के। मैंने कहा कि क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है ये आपके पास। क्या है? क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट। तो क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट यहां लिख देता हूं, चलो, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट। ये जो क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है इसमें कितने जल के अणु होते हैं? 5। 5 में से 4 तो हैं उपसह संयोजित जल के अणु, ये तो उपसह संयोजक बंध बना रहे केंद्रीय धातु परमाणु कॉपर के साथ। और ये जो एक जल का अणु है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है सल्फर के साथ। ठीक है,
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड विद SO4 डबल नेगेटिव सल्फेट के साथ। तो एक जल का अणु सल्फेट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर रखता है। तो ऐसे जल के अणु जो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा किसी क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन आबंधित जल, या वो क्रिस्टलीय जल का हाइड्रोजन आबंधित जल रूप है। तो आपको पता चल गया कि क्रिस्टलीय जल का मतलब होता है, क्या होता है क्रिस्टलीय जल का मतलब? क्रिस्टलीय जल का मतलब होता है कि किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में उपस्थित जल के अणु, ठीक है, आप जल के अणु भी लिख सकते हो, चलो जल के अणु, ठीक है। और ये क्रिस्टलीय जल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ए तो है उपसह संयोजित जल, वो उपसह संयोजक यौगिकों में पाया जाता है। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जल के अणु उपसह संयोजक बंध बनाकर रखते हैं, यानी लिगेंड्स की तरह व्यवहार करते हैं। 12th क्लास में पढ़ेंगे हम इस चीज को बहुत डिटेल में। अंतराकाशी जल, अंतराकाशी जल ऐसा होता है जब जल के अणु जो क्रिस्टल है उसके अंतराकाश में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको पता है ना अंतराकाश, यदि मेरे पास कोई क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के कण हैं, अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन, जो भी कुछ आप इन्हें कहते हो भाई, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ना उसके अवयवी कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी, आयन भी। तो इनके बीच की ये जो खाली जगह है ना इसे कहते हैं अंतराकाश। और यदि जल के अणु अपने आप को यहाँ अंतराकाश में व्यवस्थित कर रहे, इस जगह अंतराकाश में हैं, अरेंज कर रखा उन्होंने, तो ऐसे जल के अणुओं को हम कहते हैं अंतराकाशी जल। जैसे बेरियम क्लोराइड का क्रिस्टलीय रूप है, उसमें ये जो जल के अणु हैं ये अंतराकाश में ही होते हैं। फिर हाइड्रोजन आबंधित जल वो होता है जब जल के अणु क्रिस्टलीय रूप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों। तो यहाँ 4 तो जल के अणु हैं उपसह संयोजित जल और एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में जरूर आया होगा जल के रासायनिक गुण, ठीक है। इससे आगे की स्टडी हम कल करेंगे। बस आप मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।